नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। ये खबरों की ओर चलते हैं। लखनऊ रोडवेज के संविदा कर्मियों ने ठप किया संचालन। रोडवेज अफसरों की लापरवाही से संविदा कर्मी नाराज है। रोडवेज अफसरों कर रहे थे कोरोना नियमों का उल्लंघन। अफसरों और संविदा कर्मियों में वेतन पर भी विवाद हुआ था। कर्मचारियों को सैलरी काटने का नोटिस भी दे रहे हैं अधिकारी। अफसरों पर दबाव में ड्यूटी कराने का भी आरोप लगाया गया है। आलमबाग चारबाग पर नहीं हो रहा है कोविड नियमों का पालन। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। रोडवेज के संविदा कर्मियों ने संचालन ठप कर दिया है। रोडवेज अफसरों की लापरवाही से संविदा कर्मी नाराज हैं। रोडवेज अफसर कर रहे थे कोरोना नियमों का उल्लंघन। अफसरों और संविदा कर्मियों के वेतन पर भी विवाद और ऐसे में कर्मचारियों को सैलरी काटने का नोटिस भी दे रहे अधिकारी। तो आलमबाग चारबाग पर नहीं हो रहा है कोविड नियमों का पालन। रोडवेज के संविदा कर्मियों ने संचालन ठप कर दिया है। रोडवेज अफसरों की लापरवाही से संविदा कर्मी नाराज है। अफसरों से नाराज हैं संविदा कर्मी। अफसर से नाराज है और यही वजह है कि संचालन पूरी तरीके से ठप कर दिया है। अफसरों पर दबाव में ड्यूटी कराने का भी आरोप लगाया है संविदा कर्मी ने। आलमबाग चारबाग पर नहीं हो रहा है कोविड नियमों का पालन। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। दरअसल यहां पर संविदा कर्मी नाराज हैं। लखनऊ से आदित्य द्विवेदी जी ब्यूरो चीफ लाइव जुड़ गए इस खबर पर जानकारी देने के लिए। आदित्य द्विवेदी जी, अब संविदा कर्मी की नाराजगी देखने को मिल रही है। नाराज हैं। इससे पहले भी ऐसे कई मौके आए हैं कि उनकी अपनी कई मांगे हैं, उनके कई डिमांड हैं, लेकिन ये समय ऐसा है जबकि प्रवासी मजदूर बड़े पैमाने पर वापसी कर रहे हैं और ऐसे में अगर वो नाराज है, वो हड़ताल कर रहे हैं तो काफी मुश्किलों और बढ़ जाएंगी। तो ऐसे में किसी भी सूरत में जिम्मेदारों की ये ड्यूटी बनती है कि उनको किसी तरह से मनाएं। उनकी फिलहाल मांगे ये है कि कम से कम तो जो कोविड के नाम पर सैनिटाइजर है, मास्क है, तो प्रॉपर उनको मुहैया कराया जाए। और इसके अलावा उनका काफी कुछ पिछला बकाया है, लगभग 6 महीने के आसपास का उनका वेतन बकाया हुआ है, उसका भुगतान नहीं हो पाया है। ये भी उनकी एक बड़ी मांग है। तो इन सारी चीजों को लेकर के वो अब इस तरह से हड़ताल पर चले गए, उन्होंने काम का बहिष्कार कर दिया है। तो किसी भी सूरत पर अपनी चीजों को मनवाने पर अमाना है। जी, ऐसे लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा? देखिए, ये मान के चलिए कि इस समय परिवहन विभाग में 80% से ज्यादा संविदा कर्मी है, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे वो ड्राइवर हो, वो संविदा पे ही काम कर रहे हैं और पूरे प्रदेश का जो संचालन है वो प्रभावित हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि एक तरह से ठप हो जाएगा। तो हमें नहीं लगता है कि सरकार इसका सामना कर पाएगी, क्योंकि बड़े पैमाने पर प्रवासी दिल्ली के बॉर्डर से और उत्तर प्रदेश के अलग अलग सीमाओं से, चाहे वो राजस्थान की नहीं हो या फिर हरियाणा की हो या फिर दिल्ली से हो, उनको लाने ले जाने के काम बड़े पैमाने पर भी कर रहे हैं। तो परिवहन विभाग के ये संविदा कर्मी ही कर रहे हैं। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आदित्य द्विवेदी जी। तो खबर बरेली से है। मरीज का शव बदलने पर हॉस्पिटल में हंगामा। शमशान में शव का चेहरा देखने पर भड़के परिजन। हॉस्पिटल पर अंग निकालने का भी यहां पर आशंका जताई जा रही। परिजनों ने हॉस्पिटल परिसर पर जमकर हंगामा किया। बरेली के अपेक्स हॉस्पिटल का ये मामला है। हॉस्पिटल पर अंग निकालने का भी आरोप लग रहा है। इसकी आशंका से हंगामा कर रहे हैं परिजन। तो इस वक्त अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। मरीज का शव बदलने पर हॉस्पिटल में हंगामा। शमशान में शव का चेहरा देखने के बाद परिजन भड़के हैं। हॉस्पिटल पर अंग निकालने की भी आशंका जताई जा रही है। परिजनों ने हॉस्पिटल परिसर पर जमकर हंगामा किया है। बरेली के अपेक्स हॉस्पिटल का ये मामला है।
तो बरेली से ये खबर मिल रही है जहां पर शव बदलने का मामला सामने आया। शमशान में शव देखने के बाद परिजन भड़क गए, जिसके बाद अस्पताल में हंगामा किया। अस्पताल पर अंग निकालने की भी आशंका जताई जा रही है। खबर लखनऊ से टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक जारी है। कोरोना के ताजा हालात पर चर्चा की जा रही है। टीम 11 के कई अधिकारी मौजूद है। वर्चुअल टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अब स्थिति का जायजा ले रहे हैं, क्या कुछ वहां पर कमियां पड़ रही हैं, किस तरीके से अधिकारी काम कर रहे हैं, इसको लेकर अब समीक्षा कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक जारी है और हफ्ते में कई बार सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक करते हैं। टीम 11 पर पूरा जिम्मा है कोविड की सारे चीजों का ब्यौरा देने के लिए, उस पर ध्यान देने के लिए, सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए। और यही वजह है कि टीम 11 के साथ हर बार सीएम योगी आदित्यनाथ वर्चुअल तरीके से बैठक करते हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव है, बावजूद इसके हालातों का जायजा लेने के लिए वर्चुअल तरीके से बैठ रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक जारी है। इस बैठक में कोरोना के ताजा हालात पर चर्चा हो रही है। टीम 11 के कई अधिकारी मौजूद हैं। अब कैसे नोडल अधिकारी हो या निगरानी समिति हो या फिर संविदा कर्मी हो, तमाम ये लोग जिन्होंने कमान संभाल रखी है कोविड की रोकथाम के लिए, इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है। और यही वजह है कि टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ हर बार बैठक कर रहे हैं। तो थोड़ा जानकारी लीजिए। 12 अप्रैल और 13 अप्रैल 14 अप्रैल को कोरोना के मामले कितने आए थे? 1,68,000 से भी ज़्यादा और 13 अप्रैल को 1,61,000 से भी ज़्यादा और आगे बढ़ता गया मामला। मौतों का आंकड़ा देखिए, ये नए केस कैसे बढ़ते गए, कैसे मौतों का आंकड़ा बढ़ता गया। 15, 16, 17 अप्रैल को 2,34,000 मामला सामने आया। तो वहीं 18, 19 और 20 अप्रैल को तो कोरोना 2,59,170 केस सामने आए कोरोना के। और ऐसे में 21 अप्रैल को सबसे ज़्यादा कोरोना के केस सामने आए थे, 2,95,041। और अब कोरोना का केस सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 लाख के पार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। तो वहीं अगर यूपी की बात कर लिया जाए तो जिलेवार तरीके से भी कोरोना के आंकड़े देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। लखनऊ, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर में 500 से भी ज़्यादा, आगरा में 500 से भी ज़्यादा, 400 से भी ज़्यादा गाजियाबाद में कोरोना के मरीज मिले हैं। तो वहीं साथ ही साथ बरेली में भी 983, 873, झांसी में और मुजफ्फरनगर में भी 600 से भी ज़्यादा केस मिले हैं। तो प्रतीक मिश्रा जो कि डॉक्टर है हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर चर्चा करने के लिए, और आदित्य द्विवेदी जो कि ब्यूरो चीफ है लखनऊ से, वो भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले आदित्य द्विवेदी जी के पास जाते हैं, चूंकि टीम 11 की बैठक चल रही है। बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी है आदित्य जी? देखिए, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकों का दौर अधिकारी भी उसके साथ जुड़े हुए हैं और लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि किसी भी तरह से कोरोना के हालातों को नियंत्रित किया जाए। सबसे बड़ी चुनौती जो इस समय है, इस समय सरकार के सामने है इस सूरत में जो दवाएं हैं उनकी होती रहे और ऑक्सीजन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए कल ही बोकारो के लिए एक स्पेशल ट्रेन भेजी गई है, जिसमें तमाम सारे वो ऑक्सीजन कैप्सूल वाले टैंकर भी भेजे गए हैं, जिसमें उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द वो वापस आएगी और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो ऑक्सीजन की कमी चल रही है उन चुनौतियों से निपटा जा सकेगा। इसके अलावा किस तरह से संक्रमण पर काबू पाया जाए, ये भी कोशिश लगातार सरकार की चल रही है। इसके लिए जो नाइट कर्फ्यू है उसमें और सख्ती बरती जाएगी और शुक्रवार से लेकर सोमवार तक जो
लॉकडाउन की बात है वो भी, उसमें भी बहुत ज्यादा सख्ती की जाएगी। जी बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे। जैसे ही अपडेट मिलेगी आप थोड़ा इशारा कर दीजिएगा, हम अपने दर्शकों तक अपडेट पहुंचाएंगे। क्या कुछ यहाँ पर निर्देश दिए गए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। हेल्थ एक्सपर्ट प्रतीक जी हमारे साथ है। डॉक्टर प्रतीक जी, आपसे जानना चाहेंगे जो दूसरी लहर कोरोना की आई है उसको लेकर क्या कुछ आप कहेंगे? यही कहना चाहूंगा कि बहुत ही बुरी तरीके से आई है, लोगों पे ज्यादा इफेक्ट कर रही है, लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रही है। कई बार तो ऐसा हो रहा है कि मरीज आरटीपीसीआर टेस्ट में आ भी नहीं रहा है और वो पॉजिटिव सारे सिम्टम्स वही दिखा रहा है। हम लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से हमारे सिम्टम्स आ रहे हैं, जिस तरीके से हमारे ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है बॉडी में, तो हमें तक कर अपनी जांच मतलब करते रहनी चाहिए। हमें इस चीज को नहीं छोड़ना चाहिए कि हमारा टेस्ट तक पहुंच रहा है, हमें इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए कि हम जांच कराएं कि ये कराएं। हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए पूरी तरीके से। और दूसरी चीज, जैसे कि मैं खुद ही पॉजिटिव हूँ इस समय, तो मैं कि शांत रहें, घर पे रहें, दूसरों को इन्फेक्ट ना करें और जितना हो सके खुद का ध्यान रखें, ठीक ठाक दवाइयों का उपयोग करें और ज्यादा लोगों से ना मिलें। डॉक्टर साहब, क्या इसका अनुमान था कि इतनी भारी संख्या अब कोरोना की हिंदुस्तान में देखने को मिलेगी, इस कदर कहर बर पाएगा कोरोना? नहीं। हेलो जी जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। हाँ, मैं मुझसे पूछा ना? जी जी बिल्कुल। हाँ, नहीं नहीं, अनुमान जी के किसी चीज का नहीं होता। हर देश में अलग अलग तरीके से आ रहा है। अमेरिका में क्योंकि जिस तरह से अब ये अपने आप को जीवित रखने के लिए खुद को म्यूटेट कर रहा है, तो उस म्यूटेशन के कारण इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा हो रहा है हमारे लोगों पे। तो इसलिए ये कभी नहीं सोचा जा सकता कि किस तरीके से कौन चीज आएगी। वो तो डिपेंड करता है कि कितना हम लोग इस चीज को किस तरीके से देख पा रहे हैं। फ्यूचर हम किसी का नहीं बता सकते यहाँ बैठ के कि ऐसा इस तरीके से आएगा कि मार्च के बाद कोरोना खत्म बिल्कुल, हो जाएगा, लेकिन एक मरतबा ऐसा हुआ कि कोरोना का इन्फेक्शन धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिखाई दिया। लोग बेपरवाह हो गए, लापरवाह हो गए, सड़कों पर निकलने लगे, तमाम पाबंदियां भी खत्म हो गई। तो इसका अंदाजा तो हम ऐसे भी लगा सकते थे कि जब ये इन्फेक्शन फैलने वाला है तो अगर जरा सा भी लापरवाही होगी तो इन्फेक्शन और भी ज्यादा, WHO की तरफ से भी कहा जा रहा था। बावजूद इसके ये इन्फेक्शन फैलने के पीछे की वजह हम क्या माने? बड़े पैमाने पर लापरवाही या फिर ये होना ही था? देखिए मैम, लापरवाही एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लापरवाही एक बहुत बड़ी चीज है कि आदमी अब भी नहीं समझ रहा है इसके कॉन्सिक्वेंसेस। आदमी बिना मास्क पहने बेखौफ रोडों पे घूम रहा है। जब पूरी तरीके से लॉकडाउन हो जाना चाहिए वो भी नहीं हुआ है। जब सबको अपने घर पे रहना चाहिए तो आदमी अपने घर पे नहीं रहना चाह रहा। हर आदमी बाहर निकल निकल के सारे तीज त्योहार मना रहा है, चाहे वो किसी चीज का भी हो। तो मेरे हिसाब से पहला मुद्दा लापरवाही है। उसके बाद अगर होता है तो इसकी दूसरी वेव को हम बचा सकते हैं। अगर हम लापरवाही ना करें तो उसको कम किया जा सकता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को कम किया जा सकता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि 3 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आ गए हैं और कैसे कदम उठाए सरकार, ये सरकार के सामने भी बड़ी चुनौती है। आपके पास लौटेंगे आदित्य जी, मैं आपके पास आऊंगी। अगर बात किया जाए सख्ती की, सख्ती तो बढ़ती गई है, लेकिन उसके तहत क्या कार्रवाई आप धरातल पर देख पा रहे हैं? देखिए, जो सख्ती के बाद ये हुआ है, जो कालाबाजारी चल रही थी, चाहे वो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की हो या फिर वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो, उन सभी पर कल नोएडा में भी बड़े पैमाने पर इंजेक्शन पकड़े गए थे। उसके अलावा कानपुर में भी ऑक्सीजन के सिलेंडर पकड़े गए। तो सख्ती के बाद क्या है कि जो ब्लैक मार्केटिंग थी उसको अब तोड़ने का काम चल रहा है। और किसी भी सूरत में सबसे पहले जो प्राथमिकता है सरकार की वो ये है कि हर मरीज को इलाज मिल सके जिसकी जरूरत हो। जो जी, चलिए आपके पास लौटेंगे आदित्य जी। मैं प्रतीक आपके पास आऊंगी। प्रतीक जी, अब सवाल इस बात का है, आप भी एक डॉक्टर हैं। पहले तो ये होता था, जब पहली वेव आई थी ये कहा जा रहा था कि हमें इस चीज का अनुमान नहीं है, हमें अनुभव नहीं है, लेकिन एक तरीके का अनुभव है। लेकिन दूसरी तरफ कोरोना हावी हो रहा है। अनुभव होने के बावजूद भी कोरोना हावी क्यों हो रहा है? इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? पीछे की वजह मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पूरी तरीके से लापरवाही है। जिस तरह से लेकिन सर, लेकिन अभी भी पता है कि कैसे हम बच सकते हैं। 2 गज की दूरी, मास्क, ये दोनों चीजों का इस्तेमाल बाखूबी हो रहा है और आपने भी किया है, आप खुद जान रहे हैं। ये दोनों चीजों का इस्तेमाल करने के बावजूद भी इन्फेक्शन इस कदर क्यों फैला है? क्या हम सड़कों पर बेतहाशा उतरने लगे थे? हम एक दूसरे से मिलने जुलने लगे थे? हमें हमेशा पाबंदी में रहना चाहिए था?
हम लापरवाह हो गए। हमने इसका डर खत्म कर दिया था, क्योंकि जैसे जैसे केसेस कम होने लगे थे तो हमें लग गया था, जैसे जिस अस्पताल में मैं काम करता हूँ, राम मनोहर, वहां पे एक समय ऐसा आ गया था कि मैम केवल 2 केसेस लास्ट में बचे थे आते आते, और आज वहां का ये हाल है कि 100 से ऊपर केसेस बेड सारे फिल हुए पड़े, और बेड किसी को मिलने के चांसेस ही नहीं कि सारे बेड फुल हो चुके हैं 200 जी। तो आदमी क्या कर सकता है इस कंडीशन में? तो मेन चीज है वो लापरवाही है, जो आदमी बरतता जा रहा है और आगे दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि लापरवाही है, और लापरवाही अगर अभी भी बरतेंगे तो बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। डॉक्टर प्रतीक मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया और हमारे साथ चर्चा की। तो डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया कि आप लापरवाही ना बरतिए, आप एहतियात बरतिए, जो गाइडलाइन है सरकार की उसका पालन करिए। अगर पालन नहीं करेंगे तो ये खामियाजा आपको, आपके परिवार को उठाना पड़ेगा। फिलहाल इस पर आपको ध्यान देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना पर खुद संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कोरोना से निपटने का प्लान मांगा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ऑक्सीजन, दवाई, वैक्सीन प्रक्रिया पर प्लान मांगा है। कल सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, सीजेआई ने कहा है। तो देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, सीजेआई ने कहा है। तो हालात इस कदर बेकाबू हो गए हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है और केंद्र से आगे का प्लान मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना पर खुद संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है और ऐसे में कहा है कि निपटने के लिए कोरोना से आपका प्लान क्या है, आप प्लान बताइए। ऑक्सीजन, दवाई, वैक्सीन प्रक्रिया पर प्लान मांगा है। कैसे ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट होगी, कैसे दवाइयाँ आप उपलब्ध करा रहे हैं, जिम्मेदारी केंद्र की सबसे ज्यादा हो जाती है। अभी देखिए, अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था कि केंद्र की जिम्मेदारी होगी कि कौन सी कंपनी किस राज्य को ऑक्सीजन देगी। तो इसी पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अब संज्ञान लिया है तमाम व्यवस्थाओं को लेकर और केंद्र से प्लान मांगा है कि आप बताइए, आप जवाब दीजिए, आपका प्लान क्या है, इमरजेंसी जैसे हालात क्यों बन रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दे दिया क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दवाई उपलब्ध नहीं हो पा रही है, बेड्स है नहीं है। राज्यवार तरीके से बात करें, हर राज्य का यही हाल है। दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में भी यही स्थिति है, उत्तर प्रदेश में भी स्थिति वही है, छत्तीसगढ़ में भी स्थिति वही है। तो तमाम राज्यों में स्थिति बद से बदतर होती हुई दिखाई दे रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इस पर जवाब मांगा है। आपका प्लान क्या है, आप किस प्लान से काम करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर विवेक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने खुद दखल दे दिया, हालात इस तरीके से बेकाबू हो रहे हैं। देखिए, ये आज के देश में एक राष्ट्रीय चिंता का विषय बना हुआ है। कोरोना की महामारी जिस तरीके से पूरे देश में फैली हुई है, आप देख रहे हैं, दिल्ली से लेकर के यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, हर जितने भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट की स्थिति कमोबेश एक जैसी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और साथ साथ केंद्र सरकार को ये कहा है कि इस पर एक राष्ट्रीय योजना की जरूरत है, एक नेशनल प्लान की जरूरत है कि आखिर इस महामारी से देश कैसे निपटे। 4 चीजों को पॉइंट आउट किया है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति, आवश्यक दवाइयों की जो आपूर्ति है, वैक्सीनेशन का तरीका किस तरीके का हो, राज्यों में लॉकडाउन का फैसला कौन लेगा, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर केंद्र सरकार को से एक तरीके से नोटिस देकर के जवाब मांगा है और बोला है कि आप इस पूरे मामले में एक नेशनल प्लान तैयार करिए और उस प्लान को लेकर के आगे बढ़ा जाए, क्योंकि ये महामारी इस वक्त जो है पूरे देश में एक गहरे संकट के तौर पर उभर रही है और इससे लड़ना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट जाहिर सी बात है कि जो हालात है उनका आकलन कर रहा है। हालांकि राज्य सरकारों की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से लगातार इस मामले में काम किए जा रहे हैं, भरसक प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरीके से इस महामारी को रोकने की कोशिश की जाए। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री खुद आकर के लगातार बैठकें प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ऑनलाइन बैठकें कर रहे हैं, मेडिसिन कंपनियों से लेकर के और राज्यों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, और एक एक हालात का जायजा ले रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का भी आप देख रहे होंगे, खुद संक्रमित होने के बावजूद
वो लगातार टीम 11 लेकिन की सवाल मीटिंग इस ले रहे हैं, बात का है, समीक्षा कर- हालात का जायजा तो सभी ले रहे, केंद्र की तरफ से भी राजवा तरीके से सरकारें भी कर रही, बावजूद इसके हालात इस कदर बेकाबू क्यों हो रहे हैं? अब देखिए सीजेआई ने कह दिया कि इमरजेंसी जैसे हालात बन रहे हैं। देखिए, इमरजेंसी जैसे हालात इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक तो आप समझिए कि हमारे देश की जनसंख्या जो है वो काफी बड़ी है। उस लिहाज से अस्पतालों का डेवलपमेंट या जिस तरीके से होना चाहिए, एक व्यवस्था हेल्थ की जो होनी चाहिए, वो व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन फिर भी आपने देखिए पिछले 1.5 सालों में जब से कोरोना का ये प्रकोप है, बाकी कई शहरों में, कई कई अन्य देशों में अगर आप देखेंगे तो वहां पे किस तरीके से महामारी ने कई लोगों की जान ली, कई जी। हालात बिगड़े। वैसे में आप देखिए तो हमारे देश में काफी कंट्रोल करने की अरेंजमेंट और काफी कंट्रोल्ड स्थिति रही है। हाँ, एक बार फिर से ये कोरोना जो है वो अपने पांव पसार चुका है, पसार रहा है, स्थितियां बिगड़ रही हैं। तो तमाम सरकारों के द्वारा जो है इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में जैसे 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया गया है, यूपी में वीकेंड का लॉकडाउन लगाया गया एक तरीके से। जी। अलग अलग सरकारें अपना अपना काम कर रही हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय चिंता का विषय है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया है और तो केंद्र सरकार को बोला है। केंद्र सरकार क्या जाहिर सी बात है कि अपना जवाब देगी। कोरोना का जो प्लान मांगा उस प्लान में क्या लॉकडाउन भी हो सकता है? माफ कीजिएगा, मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया। विवेक जी, जो कोरोना का प्लान मांगा है यहाँ पर, क्या उसमें संपूर्ण लॉकडाउन भी हो सकता है? देखिए, संकेत दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जी। लेकिन ये फैसला आपको याद होगा पहले भी केंद्र सरकार की तरफ पिछले साल केंद्र सरकार ने पूरे देश भर में लॉकडाउन लगाया, लेकिन उसको देखते हुए जिस तरीके के हालात बने, जिस तरीके से आर्थिक नुकसान देश को झेलना पड़ा और कोरोना भी काफी कंट्रोल हुआ, ऐसे जी। में इस बार केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया कि राज्य सरकारें इस बारे में अपना फैसला लें। राज्य सरकारें ये निर्धारित करें कि आखिर किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरीके से वो फैसला लें कि उन्हें लॉकडाउन लगाना है या नहीं लगाना है। अब ऐसे में ये फैसला राज्य सरकारों के पास है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल पर राज्य सरकारें केंद्र और सरकार केंद्र जो है वो सरकार क्या कुछ देती है। जवाब देगी? बहुत शुक्रिया विवेक जी तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ऐसे में अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने दखल दे दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक्शन प्लान मांगा है केंद्र से कि आप बताइए आपका प्लान क्या है आगे का। ऑक्सीजन की दवाइयों की जो कमी हो रही है उस किल्लत के लिए आपके पास प्लान क्या है ताकि कोरोना की महामारी को खत्म किया जा सके? ये जिम्मेदारी सबसे ज्यादा केंद्र की हो जाती है। अगर राज्य में किसी भी चीज की कमी होती है, चाहे ऑक्सीजन की बात कर ले, चाहे फिर दवाइयों की बात कर ले, तो उधर से सारी आपूर्ति की जाती है। अब इसको लेकर कल जवाब देना है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र को। अब देखना यह है कि केंद्र क्या कुछ अपना एक्शन प्लान रखता है सुप्रीम कोर्ट के सामने और क्या उससे संतुष्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, यह अब देखने वाली बात होगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।